हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास का में हमारा जो मेन टारगेट होगा, वो जो हम मेन सब्जेक्ट लेंगे, वो हम हमारा फोटोसिंथेसिस ही कंटिन्यू करेंगे। फोटोसिंथेसिस में हमने अब तक फोटोसिंथेसिस की स्कीम और फोटोसिंथेसिस के साइंटिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस इज फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर आप हर एक वर्ड की सर्जरी करें तो आप ध्यान से देखेंगे, फोटो मीन्स लाइट इस्तेमाल होती है, बायोलॉजिकल क्योंकि बायोलॉजिकल वर्ल्ड की रिएक्शन है, और केमिकल मीन्स केमिकल इसके अंदर यूज होते हैं, कंज्यूम होते हैं और आगे जाके नए केमिकल्स को फॉर्म करते हैं, इसलिए ये फोटो बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी टूटती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको हम कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। केमिस्ट्री आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है या लाइट एनर्जी से स्टेबलाइज हो जाती है वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो इसके रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे? दो चीजें हो जाएगी, एक तो H2O हो जाएगा और एक CO2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर बेसिक रिएक्शन की बात करें तो मैं बोलता हूं कि CO2 और वाटर मिलके C6H12O6 जो है वो रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। C6H12O6 और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को निकालेंगे और वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को मैंने अभी बैलेंस नहीं किया है, अगर हम बैलेंस करूंगा तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विद 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलकर पिगमेंट और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर निकालते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। तो हम पहले ही ये बात प्रूव कर चुके हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है। तो हमारा जो कार्बन स्टेबलाइज होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि रूबेन और हसीद कामन ने इसको O3 से बदल दिया था, तो ये O3 वाली रिएक्शन मिली थी, याद आया आपको? वो वाली रिएक्शन इसके अंदर आएगी, तो इसीलिए हमने ये चीज देखी थी कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टेबलाइज होगी ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो वर्ल्ड का 90% फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट करता है। कौन करते हैं बच्चों? एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब समुद्र में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो वर्ल्ड के 90% फोटोसिंथेसिस को करते हैं। इसमें भी 85% जो होता है वो एल्गी करती है। कौन करती है बच्चों? एल्गी करती है, ठीक है। और ओनली 5 to 10% होता है वो लैंड के प्लांट्स करते हैं। समझ में आ गया बात को? उसके बाद अगर ये सब वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट? फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट फोटोसिंथेसिस की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जो इस नेचर के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जो किया था, है ना, वो किया था हमारे साइनोबैक्टीरिया ने। साइनो बैक्टीरिया ने किया था। बच्चों नाम पे कभी मत जाना, नाम में बैक्टीरिया है बट दिस इज नॉट बैक्टीरिया, दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी थी जिसने सबसे पहले फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जो है वो किया था और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन किया था, और ऑक्सीजन
नेचर में सबसे पहले आई। तो पृथ्वी पे जो जीवन है इन्हीं साइनोबैक्टीरिया की देन है, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी की देन है। अगर आज ये नहीं होते, तो ये नहीं होते तो ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं होती। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यूग्लिना प्लांट, यूग्लिना की। यूग्लिना आपको पता होगा एक एनिमल है, इस एनिमल में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। कुछ पैरासाइट्स प्लांट की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा कुस्कुटा, हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कुस्कुटा प्लांट है, इस कुस्कुटा प्लांट के अंदर और फंजाई, फंजाई के अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है। अगली बात करें, एक बहुत फेमस क्वेश्चन था जो बहुत पहले पूछा जाता था एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आप उसको अभी भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टीनोस्पोरा एक प्लांट है, टीनोस्पोरा और ट्रापा। ट्रापा एक्चुअल में सिंघाड़ा होता है। टीनोस्पोरा और ट्रापा दो ऐसे प्लांट हैं जिसकी रूट्स फोटोसिंथेसिस करती है। कौन करती है? इनकी रूट्स फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है। यूजुअली लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है, पर ट्रिनोस्पोरा और ट्रापा जो होता है, इनकी रूट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है। अब मैं फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, एक्शन स्पेक्ट्रम बच्चों ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुम सिर्फ याद रखो एक्शन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम होता है रेड एंड ब्लू, और फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है ब्लू एंड रेड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में से पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वो है रेड एंड ब्लू, और फोटोसिंथेसिस का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, वो होता है ब्लू एंड रेड। ठीक है बच्चों, ब्लू एंड रेड इसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के कुछ और पार्ट्स की। आप सब लोगों ने अच्छे से देखा होगा, मैंने आपको कुछ साइंटिस्ट लोगों के बारे में बता दिया था कि सीवी वॉन निल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है। ये बात आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था रूबेन और हसीद कामन नाम से जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सीवी वॉन निल सर की जो ये थ्योरी थी कि ऑक्सीजन वाटर से आती है, इसको प्रूव किया था। इन्होंने ऑक्सीजन को O18 के मॉलिक्यूल से चेंज कर दिया था, उससे उन्होंने प्रूव किया था। उसके बाद मैं बात करूं ब्लैकमैन सर। ठीक है। ब्लैकमैन सर की अगर मैं बात करूं तो ब्लैकमैन सर ने जो लाइट रिएक्शन जो है और डार्क रिएक्शन जो है उसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया था। ब्लैकमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं Q10। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों? ब्लैकमैन सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है Q10। ठीक है। इस Q10 को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इस Q10 को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। Q10 जो होता है वो लाइट रिएक्शन के लिए 1 होता है, लाइट रिएक्शन के लिए Q10 ऑलवेज 1 होता है, और डार्क रिएक्शन के लिए 2 to 3 होता है। देखिए एम्स में पूछा जा सकता है, डार्क रिएक्शन के लिए Q10 2 to 3 होता है। ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं Q10 के बाद हम आगे बात करते हैं हिल रिएक्शन की। फेरोसाइनाइड की बात मैं कर चुका हूं आपसे। फेरोसाइनाइड एक इमर्सन और अर्नोल्ड नाम के जो साइंटिस्ट हैं, है ना, इन्होंने इमर्सन और अर्नोल्ड नाम से दो साइंटिस्ट हुए थे, इमर्सन एंड अर्नोल्ड, है ना। इन्होंने एक इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट के बारे में बात की थी। इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या होता है? ठीक है। अगर मैं इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट की बात करूं तो क्या होता है देखो, जब मैं फोटोसिंथेसिस पे ओनली लाइट रिएक्शन डालता हूं, ओनली लाइट डालता हूं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लाइट जब डालता हूं,
तो और एक प्लांट लिया जिसके ऊपर को मैंने थोड़ी देर डार्क में रखा और थोड़ी देर उस लाइट में रखा। मतलब अल्टरनेटिवली मैंने क्या किया, इसके ऊपर डार्क में भी रखा प्लांट को और इसको लाइट में भी रखा। तो जब मैंने इस तरीके से प्लांट को डार्क और लाइट दोनों में रखा, तो इस प्लांट के अंदर जो थी वो यील्ड जो आई थी, यील्ड जो थी वो ज्यादा थी, है ना। फोटोसिंथेसिस जो हुआ इस प्लांट में हमेशा ज्यादा हुआ और इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हमेशा कम हुआ, है ना। तो अब आप ये सोचेंगे कि लाइट तो इसमें ज्यादा गिर रही है तो इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ बच्चों। क्यों नहीं हुआ? इसका एक बहुत बेसिक और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन की जो स्पीड है, वो लाइट रिएक्शन की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है किससे? डार्क रिएक्शन की स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है, लाइट की स्पीड हमेशा डार्क रिएक्शन की स्पीड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी आप बच्चों, आपको अगर वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसी एटीपी को यूज करके डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है, अब देखो लाइट रिएक्शन में ये एटीपी और NADPH2 लगातार बनते जा रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं। पर अगर लाइट रिएक्शन की स्पीड तेज है और डार्क रिएक्शन की स्पीड तेज नहीं है और डार्क रिएक्शन अगर स्लो चलती है, तो स्लो डार्क रिएक्शन उस स्पीड से एटीपी और NADPH2 को इस्तेमाल नहीं कर सकती जिस स्पीड से डार्क रिएक्शन उसमें बन रहा है, डार्क में लाइट में बन रहा है। मतलब एक बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लोग साथ में हाथ पकड़ के चलते हैं और एक आदमी स्लो होता है और एक आदमी फास्ट होता है, तो वो दोनों लोग कभी भी तेज स्पीड से नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जो फास्ट चलने वाला आदमी है वो फास्ट चलेगा, पर उसमें से एक आदमी ऐसा है जो स्लो चल रहा है, तो जो स्लो चल रहा है वो फास्ट वाले को भी ज्यादा फास्ट चलने नहीं देगा क्योंकि दोनों आपस में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, पर अगर मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं, मतलब लाइट और डार्क को दोनों अलग अलग कर देता हूं, मतलब स्लो को और डार्क को दोनों को अलग अलग कर दूं, तो क्या होगा? लाइट वाला जो कंपोनेंट है वो तेज स्पीड से अपनी जो है एटीपीओ और NADPH2 को फॉर्म कर रहा है, पर डार्क वाला तो स्लो है। अब डार्क वाला स्लो होने की वजह से वो उस स्पीड में एटीपी और NADPH2 को कंज्यूम नहीं करेगा, वो स्लोली कंज्यूम करेगा। अब क्या होगा? स्लोली कंज्यूम करेगा तो जो डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज बन रहा है वो स्लो बन रहा है और कंजप्शन ऑफ एटीपी और NADPH2 स्लो चल रहा है। तो स्लो चलने की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा एटीपी और NADPH2 क्या होंगे? यहाँ पे एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उस स्पीड से यूज नहीं हो पा रहे हैं। और जब वो एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे तो आपको पता होगा जब भी किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है तो रिएक्शन स्लो पड़ जाती है। तो लाइट रिएक्शन हमेशा स्लो पड़ जाती है। तो जब लाइट रिएक्शन स्लो पड़ जाती है तो उस स्पीड में फोटोसिंथेसिस ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? रिएक्शन स्लो पड़ जाती है। पर आप क्या होगा, आप सबसे पहले किसी भी प्लांट को लाइट में रखो, लाइट में रखो तो वो क्या करेगा? एटीपी बना लेगा और फिर उसके बाद लाइट हटा लो, आप उस प्लांट को सिर्फ और सिर्फ डार्क में रखो, तो ये एटीपी भी वो इसमें इस्तेमाल कर लेगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, वो लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी जो है वो स्टोर नहीं हो रहा है, और स्टोर नहीं हो रहा है तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे को क्या करती हुई चल रही है? बैलेंस करती हुई चल रही है। और इस तरह का किसी भी टाइप का जो बैलेंस है वो इस रिएक्शन के अंदर नहीं हो रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस ओवरऑल स्लो हो जाएगा। पर वो बैलेंस इस रिएक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, तो फोटोसिंथेसिस की यील्ड बढ़ेगी। और इसीलिए इस इफेक्ट को इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया? कि जब आप किसी भी प्लांट के ऊपर लाइट और डार्क दोनों रिएक्शंस को देते हो, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि आप कंटिन्यूअस लाइट नहीं देते हो, तो उस सिचुएशन में प्लांट में डार्क रिएक्शन भी चलती है और डार्क रिएक्शन चलने की वजह से ओवरऑल यील्ड तेज हो जाती है।
पर जब आप किसी प्लांट को कंटिन्यूअसली सिर्फ लाइट देते हो तो उस सिचुएशन में डार्क रिएक्शन नहीं चल पाती और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो अक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन स्लो हो जाती है। इसको ओवरऑल रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोटो सिगमेंट सिस्टम की बात करूं, अगर पिगमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम हम आप लोगों ने पढ़ चुके हैं अपन, PS1 और PS2। PS1 है जो है उसको P700 भी कहा जाता है और PS2 जो है उसको P680 भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि PS1 जो है 700 है, मतलब ये 700 नैनोमीटर के आसपास की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, और 680 जो है वो 680 नैनोमीटर या इससे छोटी लाइट को अब्सॉर्ब करता है। इस तरह से हमारे पास दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वांटम रिक्वायरमेंट की। क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को निकालने के लिए जितने भी फोटोन की जरूरत होती है, क्वांटम की जरूरत होती है, उसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो बेसिक भाषा में बात, जितने भी फोटोन चाहिए, यूजुअली 8 फोटोन्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बनाने के लिए लाइट के कितने फोटोन चाहिए? 8 फोटोन्स की जरूरत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट, ठीक है। और क्वांटम रिक्वायरमेंट से ही एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड नाम से कॉन्सेप्ट आता है। क्वांटम यील्ड क्या बोलता है? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को निकालने के लिए 8 फोटोन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 फोटोन मिलकर अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो मैं बोलूं कि एक फोटोन कितनी ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा? एक फोटोन निकलेगा 1/8 ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। और 1/8 को अगर परसेंटेज में लूं तो ये हो गया 12.5%। तो यही कहलाती है क्वांटम यील्ड। समझ गए बच्चों? क्वांटम रिक्वायरमेंट होती है 8 फोटॉन्स की, और क्वांटम यील्ड जो होती है वो होती है ऑलवेज 12.5%। समझ में आ गया बच्चों? 12.5% क्वांटम यील्ड होती है। चलो हम अगली बात करते हैं। अगली जो बात करते हैं वो करते हैं हम पिगमेंट सिस्टम, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है बच्चों। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट की हम बात, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन में एक आउटर मेरी मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर एक डीएनए होता है। इसका जो खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट का भी अपना खुद का डीएनए होता है। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्क्यूलर डीएनए, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से ट्यूब्यूल्स जो होती है वो रखी होती है, ठीक है बच्चों।
इन सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स को हमेशा कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स को? ग्रेना। और ये ग्रेना जिन आपस में ट्यूब से जुड़े होते हैं इनको बोलते हैं इंटरग्रेना। क्या बोलते हैं? इंटर। ठीक है, तो दो तरह की चीज हो गई। एक तो हो गया ग्रेना, ये सिंगल जो ट्यूब थी इसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, और ये पूरा बंच जो होता है ये कहलाता है ग्रेनम। ठीक है बच्चों, ये बंच क्या कहलाता है? ग्रेनम। और इसी ग्रेनम के अंदर यहाँ पे इस तरह से जो होता है वो पिगमेंट लगा होता है। ठीक है, इस तरह से आपके पिगमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे इस तरह से फंसे होते हैं। ठीक है, इन पिगमेंट के सेट को कहा जाता है क्वांटासोम। याद आया आपको क्वांटासोम? पार्क्स एंड बिगिंस नाम के साइंटिस्ट ने इनको क्वांटासोम बोला था। इसमें 230 से अराउंड 1400 तक पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो बात हो गई। फिर इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम इनका खुद का होता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, तो ये मेन चीज हो गई। इसमें ग्रेना और ग्रेनम और इंटरग्रेना सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं अगर क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्लोरोफिल की देखो इसके अंदर ये ग्रेनम थे, इनको मैं इसी ग्रेनम को मैं नीचे शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें दो तरह की सरफेस हो। ठीक है, एक तो वो सरफेस जो बाहर की तरफ खुली है, ये वाली, और एक वो सरफेस हो गई जो ये पैक है। दो तरह की सरफेस हो गई। ठीक है, ये बाहर वाली सरफेस को कहा जाता है नॉन अप्रेस्ड सर, नॉन अप्रेस्ड पार्ट। और ये वाली जो सरफेस होता है इसको कहा जाता है अप्रेस्ड पार्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दबा हुआ भाग और बिना दबा हुआ भाग। दो तरह के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो आपका PS1 है, ये PS1 हमेशा लोकेटेड होता है एक तो ग्रेनम पे, ग्रेनम एंड इंटरग्रेनम पे। तो ग्रेनम कहाँ है? ये पूरा ग्रेनम है, और ये इंटरग्रेनम है, ये यहाँ पे होता है आपका PS1। ठीक है, और PS2 जो होता है, ये PS2 ऑलवेज प्रेजेंट ऑन ग्रेनम ओनली, ग्रेनम ओनली, ग्रेनम के ऊपर होता है। ठीक है, इंटरग्रेनम पे कभी भी PS2 नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों, इंटरग्रेनम पे कभी भी PS2 नहीं पाया जाता। अब बात करें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कई टाइप, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये आपके कुछ काम के नहीं है, इतना डिटेल में कभी भी वो आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, पर कभी कभी इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूछ लेता है। C55H72O5N4Mg, इसका होता है C55H70O6N4Mg। ठीक है, ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सकते हैं कि C55H72O5N4 और Mg होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कैरोटीन नाम से पिगमेंट होता है। कैरोटीन, कैरोटीन नाम से पिगमेंट होता है। ठीक है, दो पिगमेंट होते हैं, एक क्लोरोफिल एक क्लोरोटीन। तो क्लोरोफिन एंड कैरोटीन यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल एंड कैरोटीन, ये दोनों कौन से पिगमेंट हैं बच्चों? ये दोनों यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे वो सारे प्लांट्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है उनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और उनके अंदर कैरोटीन भी पाया जाता है, ऑलमोस्ट सब में पाया जाता है, उसको यूनिवर्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जाएं एम्स लेवल के ऊपर, तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं जो मैं आगे भी बताऊंगा। सक्सिनाइल
कोएंजाइम ए प्लस आपने ग्लाइसिन अमीनो एसिड का नाम सुना होगा, वो मिलकर प्रोटो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन, प्रोटो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन जो है वो आपस में मिलके प्रोटो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोटोक्लोरोफिल, तो प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो गया। और प्रोटोक्लोरोफिल के ऊपर जब लाइट गिरती है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। ये एक बहुत बेसिक रिएक्शन है। इसमें यह पूछा जाता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में काम आता है, दूसरा कौन सा अमीनो एसिड काम आता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड काम आता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर काम आता है, लाइट जो है वो क्लोरोस के अंदर फॉर्मेशन में काम। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं तो एक टर्म है PAR, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है, उसका वैल्यू होता है 400 टू 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है, इसी लाइट के अंदर हमेशा फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। और ये कई बार ये वैल्यू जो है वो एग्जाम में पूछी गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारा जो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट सिस्टम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ एक्टिव करेंगे। बच्चों ये जो नोट्स जो है ये मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये कई जगहों पर चेक कर कर बनाए गए नोट्स हैं, इसीलिए आप इन नोट्स पे विश्वास करें और आप मेरे पढ़ाते समय इन नोट्स को अच्छे से नोट करें, ताकि यही नोट्स आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे जब आप मैदान में उतरेंगे। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें और अटेंटिवली क्लास अटेंड करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हैं वो आपके कंटेंट के टॉपिक के आपको मिल सकें और आप रेगुलरली अपडेट रह सकें। बच्चों जैसा कि आप जानते हो मैं एक डॉक्टर हूं, तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारा काम होता है, पर बच्चों पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपकी ये रेगुलर क्लासेस लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको उसको पढ़कर एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि जरूरतमंद बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों से मिलेंगे। चलो, थैंक यू।